हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भी जो मेरी एक्सपीरियंसेस है एवरेस्ट क्लाइंब की 1992 एक्सपीडिशन की, वो वो मैं आप लोगों को एपिसोड्स में लेके आऊँगा। तो ये सेकंड एपिसोड है उस सीरीज़ में। कल मैं कर नहीं पाया, कल मौसम बहुत ख़राब था और हम बाहर गए हुए थे, शाम को लेट पहुँचे, तो कहीं ना कहीं जो है मैं उसको लोड कर नहीं पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आज मौका मिला है, आज बहुत अच्छा मौसम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो सेकंड एपिसोड को इसमें अपलोड किया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो फर्स्ट एपिसोड में हम लोग मैंने आप लोगों को कैंप 2 तक के जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपको अवगत कराया गया था। अब कैंप 2 से जब हम आगे की कार्रवाई जब हमने शुरू की, तो ये लीडर की तरफ से ये आदेश था कि सभी लोग कैंप 3 जितने भी क्लाइंबिंग मेंबर्स है, वन बाय वन सभी जाकर उसको वहाँ हिट करेंगे, वहाँ तक सामान पहुँचाएंगे और वहाँ तक जाकर अपने आप को देख के आएंगे कि एज़ टू हाउ यू आर परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड। और इसमें क्लाइंबिंग में मैं समय के अनुसार साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, क्लाइंबिंग करता गया, क्योंकि एवरेस्ट तो मेरे लिए पहला एक्सपीडिशन था। लेकिन स्लोली मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी आप क्लाइंबिंग के लिए जाते हो, सबसे बड़ा जज और सबसे बड़ा असेसमेंट होता है वो सेल्फ असेसमेंट। लीडर या अन्य मेंबर्स तो आपको करते हैं असेस, लेकिन सबसे बड़ा आप अपने ऊपर डिसीजन आप लेते हो। आपको पता होता है कि मेरा बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो इसलिए ज़रूरी है सेल्फ असेसमेंट लगातार हर स्टेज पे। जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज, एक अल्टीट्यूड से दूसरे अल्टीट्यूड में आप जाते हो, तो असेसमेंट करते रहना चाहिए। तो कैंप 3 के लिए सबको डायरेक्शन दिया गया। तो जब हम लोगों की बारी आई तो हम लोग 3 मेंबर्स थे, जिसमें कन्हैयालाल एस डी शर्मा जी और हम, और साथ में एक दो और हमारे पास मेंबर्स थे जो सॉरी करेक्शन मेंबर्स नहीं, शर्पास थे जो हमारे साथ जिन्होंने जाना था। और हमको ये टास्क किया गया था कि आप कैंप 2 जाएंगे, कैंप 2 के बाद अगले दिन कैंप 3 जाएंगे, कैंप 3 में सामान रखेंगे और वहाँ से थोड़ा टेंट को ठीक करेंगे, क्योंकि टेंट वहाँ पर लगाने का काम शर्पाओं द्वारा और हमारे कुछ सीनियर मेंबर्स द्वारा इकट्ठे किया गया था। तो टेंट लगा कर आए थे और हमारे को वहाँ जाकर सामान छोड़ के आना था। और कैंप 3 लोचे फेस पर लगाया जाता है। लोचे वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है और जो उसी के फेस पे वहाँ पर टेंट लगाया जाता है। और बहुत ही स्टीप है, मैं कहूँगा मेरे ख्याल से 50-60 डिग्री, रादर उससे ज़्यादा ही डिग्री पे ये इसकी ग्रेडियंट होगी। और उस फेस पे जहाँ भी स्पेस मिले, छोटा सा लेज जहाँ मिलता है, तो वहाँ पर टेंट को स्पेस तैयार करके वहाँ पर टेंट लगाया जाता है। और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे शर्पाओं ने कितने मशक्क़त की होगी टेंट लगाने के लिए, मेंबर्स और शर्पाओं ने मिलकर। तो जब हम वहाँ पहुँचे, तो जब पहली बार जब पहुँचे तो चलने लगे पहले तो जब लो से बेस तक तो प्रॉब्लम नहीं था, करीब 2 एक घंटा हमारे को लगा होगा कैंप 2 से लेकर लो से फेस के बेस तक। वहाँ से फिर जो क्लाइंब जिसकी मैं कह रहा हूँ, जिसके बारे में मैं मेंशन कर रहा हूँ कि स्टीप क्लाइंबिंग है, तो वहाँ पर रस्सा लगा हुआ था, तो लिटरली जो है हमारे को जूमरिंग करते हुए आगे जाना पड़ा। काफ़ी मुश्किल था और बहुत एनर्जी आपको आपको एनर्जी के साथ साथ आपको टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में जब आप क्लाइंब करते हो। तो करते करते जब हम लोग फाइनली 3-4 घंटे का मशक्क़त करके जब हम लोग कैंप 3 में पहुँचे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था, एक सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि लीडर भी ये चाह रहे थे कि प्रत्येक मेंबर वहाँ कैंप 3 तक जाए, वहाँ तक लोड फेरी करें और वहाँ से वापस आए। जब वापस आए हम लोग बेस कैंप में, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चल रहा था, क्योंकि मैं तो नया था, कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की ये फीलिंग आ रही थी, यार नहीं अब तो मैं 23,000 फीट तक पहुंच चुका हूं, क्योंकि वो करीब तकरीबन 23,000 फीट के अल्टीट्यूड पे कैंप 3 लगा हुआ था। तो जब वापस पहुंचे तो बारी बारी सबको भेजा गया
और जब वापस पहुंचे तो यहाँ ये चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगा, लीडर द्वारा प्रत्येक क्लाइंबर को ख़ास तौर पर जो क्लाइंबिंग मेंबर्स हैं सबको एक एक डायरी दी गई थी। हालांकि सभी मेंबर्स पे था, लेकिन क्लाइंबिंग मेंबर्स के पास एक्टिविटीज़ करने को और लिखने को बहुत कुछ होता है। तो उनकी तरफ से ये डायरेक्शन था कि आप प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना क्लाइंबर अपना अपना जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, रूटीन करते हो, वो सब चीज़ उसमें मेंशन करते हो। आप लोग उसमें उसको डेली बेसिस पर लिखते रहोगे। तो शाम को सभी लोग अपने 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 खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद जब टेंट में बैठते हैं, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से हम लोग डायरी लिखते थे। और डायरी में वो सब चीज़ फीलिंग्स अपने क्या आपने महसूस किया उस दिन, क्या आपने एक्टिविटीज़ किया, ये सब चीज़ मेंशन करते हो। जब मैंने इस प्रोसेस में जब बाद में आखिरी में जब मैंने देखा तो इस वक्त तक जब थर्ड कैंप जब हम पहुँचे उस वक्त तक मैं 19 टाइम्स लॉर्ड फेरी कर चुका था। अब इसे अंदाज़ा लगा सकते हो 19 टाइम्स में या कैंप 1 21,500 फीट, या कैंप 2 22,000 प्लस, या कैंप 3 एक बार 23,000 प्लस। तो इन कैंप्स में मैं 19 बार जा चुका था। और सिमिलरली बाकी अन्य मेंबर्स भी ऐसे ही गए थे, और कुछ मेंबर्स ने तो शायद हमसे ज़्यादा भी लॉर्ड फेरी किया होगा। और ये कहीं ना कहीं लॉर्ड फेरी हम ज़रूर बोलते हैं। मैं ये कहूँगा एज क्लाइंबर, दिस इज़ बेसिकली प्रोसेस ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। आप अपने आप को उस माहौल में डालने की कोशिश करते हो, अपने बॉडी को उस अल्टीट्यूड में के साथ ट्यून अप करते हो। तो ये ओवरऑल क्लाइंबिंग में आपको बहुत मदद करता है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आजकल के यंग जो जनरेशन जाते हैं क्लाइंबर्स, कितने ये लॉर्ड फेरी करते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो भी हमारे को फीडबैक आता है तो लॉर्ड फेरी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि सब चीज़ कमर्शलाइज्ड है, सब अरेंजमेंट एजेंसीज़ द्वारा किया जाता है। तो क्लाइंबर्स अपना हल्का फुल्का सामान लेके पर्सनल गियर लेके जाते हैं, बाकी सब चीज़ व्यवस्था हर कैंप में इनके द्वारा एजेंसी द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे टाइम में ये इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता था, तो सब चीज़ हम लोग अपने से करते थे। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये था कि हमारे को रास्ता भी खोलने का मौका मिला, हमारे को टेंट लगाने का भी मौका मिला, हमारे को सामान ढोने का भी मौका मिला, हमारे को खाना बनाने का भी मौका मिला। और इस तरह जो है आपका जो कोहेसिवनेस, टीम वर्क जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग साथ में ये सिखलाए भी, जैसे पिछले वीडियो में भी कहा मैंने, आप बहुत कुछ सीखते भी हो स्टेज टू स्टेज। तो करके जब 19 फेरी लॉर्ड फेरी जब किया तो अपने आपको बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली जब मैंने काउंट किया है भाई 19 बार में इस डिफरेंट अल्टीट्यूड में जाकर मैं आया हूँ। और अब मेरी कंडीशन जो है समिट के लिए मैं अपने आप को मैं फील कर रहा था, और डिस्कशंस चलता रहता था कि अब आगे क्या होगा। तो लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं मेंटली, फिज़िकली और हर तरीके से मैं प्रिपेयर्ड हूँ। जब कैंप 3 का सभी लोग करके वापस आए तो हमारी एक सिस्टम और थी जो लीडर ने इंट्रोड्यूस किया था मैं कहूँगा, और उसी को आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। इवनिंग में लीडर साहब हमसे फीडबैक लेते थे। लीडर इवनिंग में ब्रीफिंग होती थी, अगले दिन में क्या कार्रवाई होगी, कौन जाएगा, कौन कैंप 1 जाएगा, कौन कैंप 2 जाएगा, कौन कैंप 3 भी जाएगा, और आगे के समिट की क्या प्रिपरेशंस होगी, वो सब चीज़ ब्रीफिंग होती थी, जिसमें हमारे शर्पास जो हमारे साथ थे वो भी हमारे साथ मीटिंग को अटेंड करते थे। और तो उसी प्रोसेस में जब हम लोग सभी कैंप 3 होके वापस आए तो फिर समिट के लिए टीम बनना शुरू हुआ। तो टीम बनना शुरू हुआ तो ये डिसाइड किया गया कि पहले टीम में मिस्टर SD शर्मा और कन्हैया लाल और उनके साथ मैं जाऊंगा। शायद मेरे को उन्होंने इसलिए डाला था कि मैं सबसे ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड था, और कन्हैया लाल और SD शर्मा मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट मानूंगा, दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे। दोनों कंचनजंगा को क्लाइम करके आए हुए थे। आप सभी जानते हैं कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की 5th हाईएस्ट पीक है। तो वो करके आए हुए थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा, मेरे लिए एक अंदर ही अंदर सुकून था कि भाई मैं ऐसे क्लाइंबर्स के साथ जा रहे हैं जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंबर्स में से उस वक्त के रहे होंगे।
और उन्हीं के साथ पहला रोप ये था। सेकंड रोप इन्होंने मिस्टर प्रताप सिंह पाट्टा, उनके साथ ताजवर और सुंदर सिंह मारतोलिया। तो 3 लोगों की रोप होती, ये 3 लोगों की रोप हमारी थी और 6 लोगों को इन्होंने बोला कि आप जो है समिट के लिए जाएंगे। तो अगले दिन हम लोग निकले। तो 7th को हम लोग 7 मई 1992 को पहले हम कैंप 2 में गए। अगले दिन हम 8 तारीख को कैंप 3 में गए। उसके अगले दिन हम लोग 9 तारीख को जो है फिर हम लोगों ने साउथ कोल हिट करना था। अब ये जो क्लाइंबिंग जो पैच है कैंप 3 से लेकर लोत्से फेस जो कि 23,000 प्लस पे है, और वहाँ से साउथ कोल ऑलमोस्ट 26,000 फीट पे हमें हिट करना था। मैं कहूँगा ये उस पीरियड में, तब तक हमारे को 1.5 महीना हो चुका था, उस पीरियड में सबसे डिफ़िकल्ट मेरे को लगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पहली बार मैं इस इतने अल्टीट्यूड को गेन कर रहा था, पहली बार मैं जा रहा था। और मेरे लिए तो उनके लिए, क्योंकि ये चैलेंज नहीं था, खासकर SD शर्मा और कन्हैया लाल के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 8,000 प्लस मीटर में जा चुके थे। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन एनीवे उन्होंने बहुत मेरे को समझाया और मदद किया, टेक्निक्स बताए कैसे आपने क्लाइंब करना है। करते करते जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, खासकर जेनेवर्स पर और इसके बीच का इलाका, कैंप 3 के बीच का इलाका, और जेनेवर्स पर क्रॉस करके फिर साउथ कोल तक का पहुंचने का, जब थ्रू आउट 7-8 घंटे जब हमारे को लगा होगा, उस बीच में बहुत बार जो है विंड के, मैं कहूँगा ये फेजेस आता था कि कुछ समय लल पीरियड, कुछ समय तेज़ हवा कहने को है, लेकिन ये मोर लेस ये हमेशा ब्लीजर्ड होता था, स्नो ब्लीजर्ड। तो उसमें एक एक कदम आगे बढ़ाना और क्लाइंब करना, मतलब आपको ऐसा लगता था कि जैसे आप बहुत बड़ा जो है एनर्जी आप लूज़ कर रहे हो, बहुत ताकत लगाना पड़ रहा था एक एक कदम के लिए। और यहाँ ये भी मैं कहूँगा कि ये डिफ़िकल्टीज़ के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं मेरे हर स्टेप पे मेरी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रही थी कि मैं अब साउथ कोल को अप्रोच करने जा रहा हूँ। और कल वो एक्साइटमेंट भी था कि अगले दिन हमने समिट के लिए जाना है। करते करते 7-8 घंटा हमारे को लगा होगा साउथ कोल पहुँचने के लिए। और इतना टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि हम लोग बगैर ऑक्सीजन के लिए जा रहे थे। आज सुनने में आता है और कहते हैं कि बहुत नीचे से लोग ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं, लेकिन उस दौरान ये व्यवस्था नहीं था और ऑक्सीजन इतना होता नहीं था अरेंजमेंट। तो हमारे लिए, खासकर ITBP के टीम्स के लिए, ये भी निर्देश था कि आप लोग लीडर की तरफ से नहीं, आप लोग फिट हो, आप लोग जो है अवॉइड कीजिए ऑक्सीजन। जितना आप ऑक्सीजन कम लेंगे उतना आपके सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा है। और उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये था कि आप लोग समिट कैंप तक आप कोई ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेगा, कोई ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई ऑक्सीजन नहीं पिएगा। समिट कैंप में पहुंचने के बाद आप लोग शाम को थोड़ा ऑक्सीजन ले सकते हैं। उसके बाद समिट कैंप से लेकर साउथ कोल से लेकर समिट तक, और समिट से वापस साउथ कोल तक आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से व्यवस्था और अरेंजमेंट वहाँ पर किया गया था। हम लोग सभी पहुँचे और ऑफ कोर्स अंदर ही अंदर एनर्जी तो नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अंदर अंदर ये एक्साइटमेंट था कि नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस समिट, और न जाने क्या होगा, समिट में पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। और उन सब से ऊपर ये फिक्र सबके मन में और माइंड में चल रहा था कि जो मौसम जो है ठीक रहे। जब यहाँ मौसम ठीक रहने का मतलब ये है कि मौसम साफ़ रहे तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन मौसम में विंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एवरेस्ट क्लाइंबिंग में या कोई भी पीक क्लाइंबिंग में विंड फैक्टर जो है आपके क्लाइंबिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है, आपको क्लाइंब करने में मुश्किल पैदा करता है। तो सब लोग हम प्रे कर रहे थे कि विंड कम से कम हो, मौसम ठीक हो, धूप लगे, ये सब चीज़ें। लेकिन टेम्परेचर उस दौरान मेरे ख्याल से साउथ कोल में हमने देखा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आई एम श्योर तब टेम्परेचर मैं नहीं समझता हूँ -40 से
ऊपर ही होगा, उससे नीचे तो होने से रहा, क्योंकि बेस कैंप में ही -25 चल रहा था, क्योंकि वहाँ हमारे पास थर्मामीटर वगैरह था, तो ऊपर हम लेके नहीं गए थे। और उस दौरान जो इक्विपमेंट हो गया, इवन खासकर क्लोथिंग आइटम, शूज़ वगैरह अच्छे नहीं, और कॉफ्लाज के शूज़ हम पहन के गए थे, और बाहर से बूट कवर पहनना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें, ड्रेस वगैरह भी बहुत अच्छे ड्रेस नहीं थे, हालांकि आईटीबीपी के द्वारा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट उस दौरान अवेलेबल था, वो चीज़ हमारे को उपलब्ध कराया गया। लेकिन ओवरऑल कहीं वर्ल्ड ओवर में उस वक्त इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स तो अच्छे टॉप क्लास के नहीं होते थे, जो कि आज मार्केट में अवेलेबल है, और जो लोग आजकल यूज़ करते हैं उसको। बाद में हमने जैसे जैसे आगे क्लाइंबिंग शुरू किया, अगले सालों में हमने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हमने यूज़ करना शुरू किया। देन वी रियलाइज़ यार ये सब चीज़ जो है इतना कुछ आ रहा है, तो क्लाइंबिंग हर दिन जो है आपको ये इक्विपमेंट अच्छा होने से आपकी क्लाइंबिंग में थोड़ा आसानी तो आती है। तो चेंज तो आता ही है, आना भी चाहिए। लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ उस दौरान जो फेस करने का मुख्य कारण मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा, क्योंकि इक्विपमेंट्स मार्केट में या उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते थे, और उसके चलते आपको डिफ़िकल्टीज़ रहता था। खासकर जो कॉफ्ला शू पहनते हैं और उसके ऊपर बूट कवर पहनते हैं, उसके ऊपर क्रैम्पॉन पहनते हैं, वो बहुत बड़ा आपको बहुत बड़ी जो है आपको एक सिर दर्द में कहूँगा, आपको ये टेंशन रहता था कि किस तरह से हम लोग इस कपड़े को पहनेंगे, कब तैयार होंगे, कैसे तैयार होंगे, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगता था। तो समिट कैंप में हम लोग सभी ठीक ठाक पहुंच गए। जब सभी लोग एक दूसरे को हमने देखा, कंडीशन सबकी मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी थी, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब थी, लेकिन डेफिनेटली वो कंडीशन नहीं थी जो हम लोग लोअर कैंप्स में थे। थके हुए थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा पी रहे थे, और अगले दिन का बहुत बड़ा वो चैलेंज था हमारे लिए समिट में पहुंचना, क्योंकि अभी तक उस दौरान उस सीज़न में कोई ऊपर नहीं गया था, और ना ही रास्ता लगा हुआ था। तो रास्ता भी हमें खोलना था, और क्लाइंब भी करना था, और कहीं ना कहीं ये जो है क्लाइंब हम लोगों के सब के लिए चैलेंज तो था ही। मैं लगातार कहते आ रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमने तैयारी करना शुरू किया, और अगले दिन के लिए सब प्रे कर रहे थे। मेरे को लगता नहीं कि शायद कोई सोया होगा, अगर हल्का फुल्का आधा घंटा पौने घंटा कोई सो पाया हो, अदरवाइज़ हम लोग सब तैयारी ही करते रहे। और करते करते जो है आम तौर पर आजकल क्लाइंबिंग बहुत अर्ली रात को मिडनाइट में निकल जाते हैं, 10 साढ़े 10 11 बजे लोग निकल जाते हैं क्लाइंबिंग के लिए, इस चीज़ को प्लान करते हुए कि आप अर्ली मॉर्निंग समिट में पहुँचे, और टाइमली जो है आप समिट कैंप में वापस आ सके। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वेदर को वेट करते 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 हम लोग सुबह 4 बजे तक हमने मौसम का इंतज़ार किया, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, और चारों तरफ से वाइट आउट हो रखा था, हवा चल रही थी, और टेंट से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो रात भर ये जब चलता रहा, क्योंकि करीब ये 10-11 बजे के आसपास जब हमने प्लान किया था बाहर निकलने का, तब से हवा चलना शुरू हुआ, और ये करीब सुबह तक चलता रहा। लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास थोड़े से हवा में थोड़ा सा बदलाव आया, थोड़ा सा हवा कम होने लगा। तो हमने डिसाइड किया अब हम लोग क्लाइंब शुरू करते हैं, और ये वी न्यू इट थे, ये बहुत लेट हम शुरू कर रहे हैं, और देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। वी आर नॉट वेरी श्योर कि हम लोग समिट में पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कैसे करेंगे, बट ये डिसाइड हो गया था कि हम क्लाइंब चलते हैं, और लीडर की तरफ से भी गो अहेड हो गया कि आप लोग इसको शुरू कीजिए, और अपने टेंट से निकलिए। मौसम आपके अगर आप समझते हो कि मौसम ठीक है, तो सबसे पहले SD शर्मा जी बाहर निकले, और उसके बाद मैं भी बाहर निकला। फिर कन्हैया लाल जी का थोड़ा हमने वेट किया, उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी, क्योंकि हम तीनों एक ही टेंट में थे, कि आप लोग आगे बढ़िए, मैं आपको फॉलो करूँगा। और उधर से दूसरे टेंट से पापड़ा साहब और सुंदर मारतोलिया वाला, इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम नहीं जाएंगे इस मौसम में, क्योंकि हवा तो थी। लेकिन ताजवर उन्होंने कहा नहीं, मैं आप लोगों के साथ आऊँगा। ताजवर कन्हैया लाल के थोड़ा पीछे ताजवर चलने लगे। जब हम आगे बढ़े तो हम लोग SD शर्मा जी आगे हम उनको जस्ट फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मैं तो नया था, तो मैं जस्ट देख ही रहा था कैसे आप, क्योंकि वो
एक्साइटमेंट, साथ में वो सब चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, उन सब के सोच विचार कर रहे थे। रास्ता लगेगा, कैसे होगा, किस तरीके से जाएंगे। और जब अपर साउथ कोल पहुँचे तो क्योंकि अंधेरा था अभी भी, और हम लोग पीछे देख भी रहे थे, कन्हैयालाल नज़र आ रहे थे और ताजवर नज़र नहीं आ रहे थे, वो थोड़ा और पीछे शायद थे। थोड़ा आगे जाने के बाद आगे चलते चलते सडनली हमने नोटिस किया कि हम लोगों का डायरेक्शन, हम लोग थोड़ा गलत जा रहे। इतने में सुबह होने लगी तो हमने इधर उधर देखा इलाका, हमें लगा कि नहीं हम गलत जा रहे। हम वापस आए, इतने में कन्हैयालाल भी आ गए थे। तो हमने जो अपर साउथ कोल से जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन को, क्योंकि रात के टाइम था, हमने एसेस नहीं किया ठीक से। तो फिर हमने वहाँ पहुँचकर एक्चुअल जो जहाँ को क्लाइम करना था वहाँ हम वापस आए। फिर वहाँ से हमने तीनों साथ साथ आगे चलना शुरू किया। तो फ़िलहाल के लिए इतना, और बाकी मैं अगले वीडियो में लेके आता हूँ। आज काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। फिर इसके बाद जो यहाँ के आगे की एक्साइटमेंट्स है, कैसे हमने क्लाइम किया, क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की, उसका लेकर मैं कल दोबारा आता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।